नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ का दोस्तों 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 17 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्नों को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न को आपको मैं बेसिक को ध्यान रखते हुए समझाऊंगा दोस्तों कि एक बार में दोस्तों आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि प्रत्येक प्रश्न को आपको पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए चुनिंदा प्रश्न इसमें हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, दो लगातार विषम संख्याओं का मासक कितना होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कहता है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासक कितना होगा। तो पहले ये समझिए मेरे प्यारे साथियों कि विषम संख्या हम किससे कहते हैं, तो ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे दोस्तों हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो कहा है दो लगातार विषम संख्याओं का मासक कितना होगा। तो देखिए दो लगातार विषम संख्या हमारा क्या होगा, एक दोस्तों क्या है हमारा विषम संख्या और 3 दोस्तों क्या है विषम संख्या है। ये दोनों जो है दोस्तों दो लगातार विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका हम मासा निकाल लेते हैं। तो मासा निकालिए तो एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो लगाइए कितना 3 टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। दोस्तों मासा कितना गया, 1 आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यिका होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपको इसमें माध्यिका निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और जब भी आपको एक सीरीज दे दे इस तरह से और माध्यिका आपको निकालने के लिए कहे तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले जो आपको सीरीज दिया हुआ इसको बढ़ते क्रम में आपको अरेंज कर लेना है। तो बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, 7 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, 12 के बाद दोस्तों क्या है 15 है। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सीरीज जो दिया हुआ है इसको बढ़ते क्रम में इस तरह से आपको सजा लेना है। फिर क्या करना है कि दोनों साइड से एक को काटते चलना है, दोनों साइड से एक को काटते चलना है। अब बीच में जो बच गया ना मेरे प्यारे साथियों वही हमारा माध्यिका हो जाता है। ठीक है, तो बीच में क्या 10 बच गया, तो ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में प्रश्न आया होगा। और देखिए जब इस तरह से अगर जो बीच में दोनों साइड एक जो सीरीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अब बढ़ते क्रम में इस तरह से सजा लीजिएगा और दोनों तरफ से काट भी लीजिएगा। और बीच में यहाँ पर अगर जो 2 संख्या बच जाएगा ना, जैसे मान लो बीच में 2 संख्या बच जाएगा तो दोनों को जोड़ लीजिएगा और दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो वाला आपका यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, मगर इस जो क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, इसमें बीच में केवल एक संख्या बच रहा है तो हमारा यहाँ पर 10 ही केवल माध्यिका हो जाएगा। मगर जब बीच में 2 को बचेगा तो क्या करना है आपको, दोनों को जोड़ कर बटा 2 कर देना है, तो वो माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको प्रश्न आ गया होगा समझ में। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। कहता है कि कॉट निम्न में से किसके बराबर है। देखिए एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको याद रखिएगा। ये होता है कॉट थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है ना, कॉस थीटा बाई में होता है साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, आपसे ये फार्मूला पूछा गया है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको बताना कि कॉट थीटा निम्न से किसके बराबर है, तो कॉस थीटा बाई में साइन थीटा के बराबर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक फार्मूला और भी होता है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा और बाई में क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा कि tan थीटा इक्वल टू में दोस्तों क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बहुपद बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए पहले ये आप बताइए कि जो बहुपद है दोस्तों ये कौन बहुपद है, जो द्विघात बहुपद है। कैसे कि बाई पावर यहाँ पे 2 है दोस्तों, तो द्विघात बहुपद है। तो इसमें आपको बताना है कि घात, तो घात क्या होगा, द्विघात बहुपद है दोस्तों। तो इसमें घात 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब दोस्तों त्रिघात बहुपद होता है तो उसमें पावर कितना होता है 3 होता है। ठीक है, और जब रैखिक बहुपद होता है मेरे प्यारे साथियों तो उसमें घात कितना होता है 1 होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवां नंबर प्रश्न हमारा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस
टू इजकल टू भाट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए पहले ये बताइए कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2 होता है। इसका स्क्वायर चढ़ाया हुआ है ना, तो हम स्क्वायर इसी तरह से चढ़ा देंगे, -2 लिखा हो तो -2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों √2 का जब स्क्वायर यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर मतलब क्या होता है, यानी कि √2 गुना √2 दो बार लिखना है, तो यहाँ से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 4 का वर्गमूल जो होगा कितना 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 - 2 करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दो पासे एक साथ उछलाए गए तो दोनों पासा पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर मेरे प्यारे साथियों पीई बराबर फार्मूला होता है NE। ठीक है, NE अब बटे में होता है क्या, NS होता है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखिए प्रश्न क्या कहता है दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखिए कह रहा है दो पासे एक साथ उछाले गए, यानी दोस्तों पासा मतलब नहीं समझ रहे हैं, लीडो गोटी खेलते हैं ना छक्का, वही वाला। तो यहाँ से आप जब दो पासा को जब उछालिएगा तो देखिए गोटी जो खेलते हैं उसमें कितना फेस होता है, 6 फेस होता है ना, तब उसको जब 2 बार उछालिएगा तो NS जो हमारा होगा 6 छक 36 हो जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर यहाँ से लिखेंगे हमारा NS कितना हो जाएगा 6 छक 36 हो जाएगा, क्योंकि लीडो गोटी जो खेलते हैं दोस्तों उसमें हमारा 6 फेस होता है ना, तो 6 छक 36 हमारा NS हो गया। यानी कि घटना होने का दोस्तों जो कुल संभावना होगा वो कितना होगा 36 होगा। ठीक है, अब देखिए NE हमारा क्या होगा, तो क्या कहता है कि दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। तब देखिए जब दो पासे को दोस्तों एक साथ आप उछाल रहे हैं तो या तो उस पर क्या आ सकता है, एक आ सकता है दोनों पासा पर, या तो 2 आ सकता है, या तो दोस्तों 3 आ सकता है, या तो क्या 4 आ सकता है, या तो दोस्तों 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। यानी दोस्तों घटना होने की जो संभावना है कितना 6 को संभावना है घटना होने की। यानी दोस्तों यहाँ पर NE जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि घटना होने का जो संभावना है कितना है 6 है। तो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से काटिएगा तो 6 छक 36 यानी कि 1/6 निकल जाएगा। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 7 नंबर। कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। देखिए इस तरह से हम फिगर पहले बना लेते हैं, ये हमारा फिगर है ना। देखिए क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारा बाह्य बिंदु है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से अच्छा तरह से हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी इधर हम अच्छे तरीके से स्पर्श रेखा एकदम खींचिएगा, इस तरह से हम स्पर्श रेखा खींच लिए। ठीक है, तो दोस्तों क्या कहता है प्रश्न, बाह्य बिंदु से, यहाँ पे हम बिंदु माने थे कि यहाँ पे हमारा क्या है बिंदु है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो ये दोनों जो लंबाई होती है दोस्तों आपस में समान होता है, यानी कि बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है, तो यहाँ पे समान, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 × √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड हमेशा पूछता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 × में दोस्तों √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम खंभा इस तरह से बना लेते हैं। ये हम मान लीजिए कि हमारा खंभा है 12 मीटर ऊंचे खंभा। ठीक है, इसको 12 मीटर यहाँ पे हम लिख देते हैं। और कह रहा है जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, इस तरह से दोस्तों जमीन पर जो छाया की लंबाई, जो आपका छाया जो पड़ रहा है इसका लंबाई कितना है 4 × दोस्तों √3 है। तो इस तरह से हम 4 × √3 लिख दिए। और यहाँ से दोस्तों हम इसको इस तरह से अच्छा से ऐसे मिला देंगे। और आपसे क्या कहा है कि सूर्य का उन्नयन कौन होगा, तो उन्नयन कौन दोस्तों कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब उन्नयन कौन कहता है ना, तो हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जब अवनमन कौन कहता है तो हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नयन कौन कहा है तो हम नीचे से क्या देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे देखिए, आगे यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, तो P/B होता है, तो P/B लिख दिए। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे tan थीटा। अब P हमारा कितना है 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। और यहाँ पे बटा B कितना है, B यहाँ पर 4 × √3 है, तो 4 × √3 लिख देंगे। और देखिए P दोस्तों यहाँ पे 12 है, क्योंकि थीटा का जो सामने वाला होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 12 हो गया, तो बेस कितना हो जाएगा 4 × √3 हो जाएगा, जो बेस हम यहाँ पर 4 × √3 लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से काटेगा
है, तो 4 तिया के 12 3 टाइम में कट जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, √3 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे यहाँ लिखिएगा तो tan थीटा बराबर यहाँ पे लिख लीजिएगा √3, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे लिखिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर देखिए √3 की जगह पर दोस्तों हम क्या tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर हमको क्या निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल कर आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये 30 में से दोस्तों 30 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो 17 फरवरी का पेपर में दोस्तों जाकर हूबहू छपेगा, ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है, क्योंकि काफ़ी शानदार प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा कहता है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहले आपको हम बताते हैं कि अर्धगोला किस तरह से होता है। इस तरह से देखिए अर्धगोला आपको बना रहे हैं, इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पे अर्धगोला बनता है। ठीक है, ये हमारा अर्धगोला है। ठीक, इसमें देखिए आपको बताना है कि अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। देखिए अर्धगोला दोस्तों वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों वो क्या होता है, 2πr² होता है। ठीक है, और आपका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बताना है ना अर्धगोले का, तो ये वाला जो है दोस्तों ये वाला जो सर्किल टाइप का बन रहा है ये भी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो इसको भी हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3πr² हो गया ना, यानी कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होगा 3πr² हो जाएगा। इसको आप कभी भी नहीं भूलिएगा, अगर इस तरह से आप समझ कर याद रखिएगा तब। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। कहता है वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर हो तो वृत्त का परिमाप होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए वृत्त का त्रिज्या 35 मीटर दे दिया गया है और वृत्त का दोस्तों आपको परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा है। तो वृत्त का हमारा परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, यानी कि परिधि दोस्तों परिमाप का है या परिमिति का है या परिधि का है, बात बराबर है। तो त्रिज्या यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है, 35 मीटर दिया होता है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। पाई का यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, 22/7 22/7 लिख लिया। त्रिज्या कितना है 35 है, तो यहाँ पे 35 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से काटिएगा तो यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 7×5 = 35, 5 टाइम में कट जाएगा। और यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और 10 गुने 22 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 220 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 220 मीटर दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। निम्न में कौन सा परिमेय है, आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में कौन सा जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। देखिए जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उससे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखिए पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। पाई जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और √7 जो है दोस्तों ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है 3 × में √3 या बाई में √2, ये भी दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मगर देखिए यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, बट्टा में यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, इस पर दोस्तों √ इस तरह चढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 हो जाएगा, और यहाँ 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 4/5 को दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो में लिखा हुआ है √16/25 ये हमारा परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ये वाला। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। कहता है समांतर श्रेणी, यहाँ पे समांतर श्रेणी दोस्तों दिया हुआ है इतना, और कहा है कि का सार्व अंतर होगा, यानी दोस्तों सार्व अंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस को दोस्तों हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर एक फार्मूला हमारा होता है, क्या फार्मूला होता है, T2 - T1 होता है, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हमारा कितना है यहाँ पे 5/4 है, तो यहाँ पे दूसरा पद हम लिख लेंगे 5/4 और पहला पद कितना है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 लिख लेंगे। अब यहाँ से डी निकाल लेंगे, काफ़ी आसान है। एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा। यानी दोस्तों डी बराबर हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, डी बराबर दोस्तों हमारे यहाँ से आ जाएगा तो 4, तो यहाँ पर डी बराबर दोस्तों हमारा क्या आ गया 1/2, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न हमारा है कि किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश इक्वल टू भाट। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये प्रश्न बताना है कि किसी घटना ई के लिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना होने का और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैश यानी कि घटना नहीं होने का जो सम होता है दोस्तों, योग होता है, वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों घटना होने का और घटना नहीं होने का जो योग होता है, सम होता है दोस्तों, वो 1 होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों एक एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बाद बनाता हूं, इसलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त का भी कुछ नॉलेज ग्रहण हो सके, उनका जो मैथ का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब 14 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से समझिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक साल ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 2022 बोर्ड एग्जाम के भी दोस्तों पेपर में ऐसा प्रश्न 100% छपेगा ही छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को आप पूरे ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, जब भी दोस्तों दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपसे भुजाओं का अनुपात पूछेगा, तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहेगा ना, जैसे मैं यहाँ पे 16:81 दिया हुआ, तो उसका दोस्तों आप वर्गमूल कर दीजिएगा, यानी कि वर्गमूल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पे 4:9 जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होंगे और भुजाओं का अनुपात दिया हो रहेगा, ठीक है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो रहेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा, तो जो संगत भुजा का अनुपात दिया हो रहेगा ना, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक सारे प्रश्न को पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न को आपको बेसिक को ध्यान रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि एक बार में दोस्तों आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, और आप बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बना कर आइएगा। ठीक है, चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न समझिएगा। कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का जो दोस्तों हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है, आपको इसको याद रखना है कि वर्ग का जो हमारा क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 8 सेंटीमीटर का क्या कर लेंगे, स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे। और स्क्वायर मतलब क्या है, यानी कि 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 2 बार लिखना होगा, 8 गुने 8 तो 8, ठीक है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला अभी आपको हम बताएं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर, यानी कि दोस्तों पीई बराबर फार्मूला आपको हम क्या बताए हैं, तो एन ई, ठीक है, एन ई। अब बटे में दोस्तों क्या होता है, बटे में दोस्तों होता है एन एस, ये फार्मूला होता है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और देखिए प्रश्न क्या कहता है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, यानी कि दोस्तों हमारा पर यहाँ पर एन एस कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और बराबर में एनएस कितना होगा दोस्तों, एनएस जो होगा दो पासा को एक साथ फेंका जा रहा है ना, तो 6×6 36 हो जाएगा, यानी दोस्तों घटना होने का जो कुल संभावना होगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी, यानी दोस्तों जब आप दो पासा को उछलाए हैं तो दोनों पासा पर दोस्तों 5 अंक आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि इस भी गोटी पर 5, इस भी गोटी पर 5, यानी दोनों गोटी पर 5 दोस्तों एक ही बार में आ सकता है। यानी दोस्तों हमारा यहाँ पर एन ई जो होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि घटना होने का संभावना जो होगा कितना होगा, 1 होगा, यानी कि हमारे यहाँ से राइट आंसर जो होगा दोस्तों 1/36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से प्रश्न क्लियर हो रहा होगा सारा प्रश्न। चलिए देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न कहता है
कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू में साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। तो देखिए फार्मूला है दोस्तों कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा दोस्तों सेक थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों कॉस थीटा होता है। और देखिए सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से ये फार्मूला को याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन ए प्लस बी बाई में 2 बराबर है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ से निकालना है साइन देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी प्लस सी लिखा हुआ है, बी प्लस टी बाई में 2, ये दोस्तों आपको यहाँ से निकालना है। और कहता है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो आपको दोस्तों इतना फाइंड करना है, इतना बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से दोस्तों हमारा त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है, मान लीजिए कोण ए प्लस में दोस्तों कोण बी प्लस में दोस्तों कोण सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बेसिक चीज़ है ये। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं बी प्लस सी बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे 180 लिखेंगे। और देखिए 1 को यहाँ पे दोस्तों ए जो लिखा हुआ है बराबर के उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा इधर। और यहाँ पर बी प्लस सी बराबर दोस्तों क्या आ गया 180 माइनस ए। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं साइन, अब बी प्लस सी की जगह पर दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री माइनस में यहाँ पे ए लिख देंगे। अब बाई में 2 जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से 2 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा, तो आगे यहाँ से कीजिएगा तो साइन, और देखिए यहाँ पे 180 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 180 बटा 2 कीजिएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे ए बाई 2 दोस्तों यहाँ पे ए बाई 2 इसी तरह से रह जाएगा, कोई दिक्कत। और देखिए साइन 90 में थीटा क्या होता है, तो साइन 90 में थीटा दोस्तों कॉस थीटा होता है। और थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है ए बाई 2 है, तो यहाँ पे हम ए बाई 2 इसी तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर कॉस ए बाई 2 जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक हमारे जीटीएम क्लासेस को आपका दोस्तों ये जीटीएम क्लासेस जो है आपका अपना परिवार है, आप हमारे परिवार हैं, हम सभी दोस्तों एक परिवार हैं। ठीक है, और जो अभी तक हमारे जीटीएम क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बताएंगे जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम आते आते तक उन सभी प्रश्नों को आपके हम समीप रखने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, और जैसे में देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि दोस्तों मैथ जो है ना प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप स्ट्रांग होते जाएगा। और हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, क्योंकि माँ और पिता की आंखों में क्या खुशी के आंसू बहाना है दोस्तों। तो आज तो मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, बचपन से बहुत उम्मीद लेकर आपको पाले हैं माता पिता, बहुत उम्मीद किए हुए हैं आपसे। ठीक है, आसपास के लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं क्या कह रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए, जो कह रहे हैं कहने दीजिए। आप अपना फोकस केवल अपना लक्ष्य पर रखिए, अपना गोल पर रखिए और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए। और जिस दिन रिजल्ट आएगा दोस्त उस दिन माँ और पिता की आंखों में गौर से आप देखिएगा, माँ पिता के चेहरा उनके आंखों में खुशी के आंसू होगा कि हमारा बेटा इतना अच्छा मार्क्स लाया है या हमारा बेटी इतना अच्छा मार्क्स लाई है। तो दोस्तों ये आपका कर्तव्य है, आपका ये जिम्मेदारी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 480 प्लस मार्क्स बोर्ड में एग्जाम में प्राप्त करें और अपनी माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाएं। ठीक है, और आप ये काम को कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपके अंदर ये टैलेंट है, क्योंकि हर इंसान के पास इतना क्षमता होता है कि जो वो सोच सकता है वो कर सकता है, और ये क्षमता आपके अंदर भी है। तो आप ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं, बस आपको मन से पढ़ाई करते रहना होगा, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं करना होगा। जितना हमसे मेहनत हो रहा है आपके लिए पूरे जोश एनर्जी के साथ हम लगे हुए हैं, आप भी मेहनत करते रहिए मन से और हमारे साथ कंटिन्यू आप बने रहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेक 70 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू में कॉसेक 70 डिग्री का मान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कहता है यहाँ पर पहले इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे सेक 70 डिग्री, तो सेक 70 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री दोस्तों हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस दोस्तों यहाँ पे 70 लिख देंगे। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि दोस्तों 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा ना। यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। और देखिए कॉस 20 डिग्री
डिग्री को भी हम चेंज कर लेते हैं। cos 20 डिग्री की जगह पर हम यहाँ पे लिख लेंगे cos 90 डिग्री माइनस दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना, माइनस लिख लेंगे 70, क्योंकि 90 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे 90 माइनस दोस्तों 70 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे 20 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पर इंटू में जो लिखा हुआ है कॉसेक 70 डिग्री, कॉसेक 70 डिग्री इसी तरह से लिख दिए, ठीक है। अब आगे यहाँ से देखिए यहाँ पे सेक 70 डिग्री इसी तरह से लिख दिए। और देखिए साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा के ऊपर कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पे हम 70 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ पे प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम cos 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। थीटा के ऊपर कितना है 70 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 70 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। और इंटू में क्या है यहाँ पे कॉसेक दोस्तों, कॉसेक 70 डिग्री है, ठीक है। तो कॉसेक 70 डिग्री लिख दिए। अब देखिए सेक थीटा इंटू में दोस्तों, सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे देखिए 70 डिग्री लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा की जगह पर 70 डिग्री लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू में दोस्तों कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और थीटा की जगह पर क्या 70 डिग्री है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि दोस्तों 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 20 नंबर है, कहता है कि बाई इंटू में दोस्तों 1/y लिखा हुआ है, प्लस में 3 का मान ज्ञात करें। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, आपको हम एक बार लिखकर बता देते हैं। बाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इंटू में दोस्तों 1/y लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बटा में दोस्तों y हो जाएगा, और y बटा में y हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। और यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या 1 बचेगा, 1 प्लस में यहाँ पे 3y बचेगा, जो कि हमारा राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। पाई एक संख्या है दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें दोस्तों कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है हमेशा कि पाई जो है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न हमारा है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो तो थीटा का मान निकालें। देखिए आपको थीटा का मान यहाँ पर निकालना है दोस्तों, तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 4 जो गुना लिखा हुआ है ना बराबर के उस साइड इसको भेज देते हैं, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। और यहाँ से हम स्क्वायर को दोस्तों स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेज देंगे, स्क्वायर को बराबर के उस साइड, तो यहाँ पर 3 और बटा में यहाँ पर 4 है, तो स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर क्या अंडर चढ़ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर लिखिएगा तो यहाँ पे √3 इसी तरह से रह जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4 का अंडर यानी कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ से आगे करते हैं तो यहाँ पे आगे लिखेंगे साइन थीटा बराबर दोस्तों साइन थीटा बराबर √3/2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम आगे करते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा इसी तरह से रहने देंगे साइन थीटा, और √3/2 के जगह पर दोस्तों क्या हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 डिग्री का जो हमारा मान होता है √3/2 होता है। और यहाँ से थीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि थीटा का मान निकालिए, तो थीटा का मान हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए कहता है कि किसी बेलन का व्यास दोस्तों 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यानी कि दोस्तों आपको बेलन का यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। व्यास आपको यहाँ पर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका ऊंचाई दोस्तों 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए बेलन का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो 2πr दोस्तों इंटू यहाँ पर क्या होता है h+r होता है, ये फार्मूला होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। ये इसको आपको याद रखना है 2πr इंटू दोस्तों क्या होता है h+r होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे 2 यहाँ पर लिख लेंगे, अब पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7, 22/7 लिख देंगे। और देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको व्यास यानी कि दोस्तों डायमीटर जो है क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्यास दोस्तों जब यहाँ पर 28 सेंटीमीटर है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर रेडियस जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 लिख दिए, और यहाँ पर इंटू में एच कितना है, एच हमारा दोस्तों 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 लिख दिए, और प्लस आर अभी कितना निकाल कर हम लाए 14, तो यहाँ पर प्लस में आर 14 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब
आगे कीजिए यहाँ से, तो 2 लिख देंगे और यहाँ पर कितना लिख देंगे 22/7 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 14 लिख देंगे और इंटू दोस्तों यहाँ पे जोड़ लीजिएगा 20 + 34, 20 + 214, तो यहाँ पर कितना 34 हो जाएगा। यहाँ से काटिए तो 7 दूनी के 14, 2 टाइम में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा आप, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22 दूनी के 44, 44 दूनी 88 और 88 गुने दोस्तों 34 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2000 दोस्तों 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2992 सेंटीमीटर दोस्तों स्क्वायर आ जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए हमारा 24 नंबर प्रश्न कहता है कि 8 के पावर 0 इंटू दोस्तों 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि किसी भी संख्या का पावर 0 दोस्तों 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 के पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर भी दोस्तों क्या है 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों इससे पहले वाला अगर जो हमारा मैथ का वीडियो नहीं देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को शानदार प्रश्न उसमें हम डिस्कस किए हैं, जबकि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर आप उसे जरूर देखें। उस वीडियो को देखने से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, देखिए पूरा बेसिक्स आपको समझाएंगे, समझिएगा, ठीक है। 1.34 लिखा हुआ है, यहाँ दशमलव का हटाइएगा तो कितना नीचे में 2 शून्य आएगा, ठीक है। दशमलव के बाद दोस्तों जितना यहाँ पे अंक रहेगा ना उतना शून्य आएगा, तो यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे नीचे में 2 शून्य आया, ठीक है। अब यहाँ से काटिएगा तो यहाँ से काटिएगा दोस्तों तो कितना टाइम में कट जाएगा, यहाँ पे से 67 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पे बटन दोस्तों कितना 50 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 टाइम में काटेंगे तो यहाँ से हमारा 67/50 को दोस्तों हमारा क्या कहा है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखें, तो 67/50 जो है दोस्तों हमारा परिमेय संख्या में ही है, ठीक है। क्योंकि 67/50 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमारा P/Q के रूप में दोस्तों 67/50 को लिख सकते हैं, तो 67/50 जो हमारा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर कहता है समीकरण 2x + 3y = 5 में x = 1 हो तो y का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर आपका समीकरण दिया हुआ और आपका x का मान दे दिएगा और y का मान निकालना है। तो समीकरण क्या है, तो 2x प्लस में दोस्तों यहाँ पे 3y है, = में यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। तो देखिए x बराबर हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, इंटू में यहाँ पर 1 लिख देंगे और प्लस दोस्तों यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3y क्योंकि हमको y तो निकालना ही है ना, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ पर 2 × 1 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस दोस्तों यहाँ पे 3y हो जाएगा ना, और बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 2 को दोस्तों बराबर के उस साइड अगर जो आप भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा, तो 5 - 2 कीजिएगा तो कितना यहाँ पे 3 होगा ना। अब आगे यहाँ से देखिए तो y बराबर हमको निकालना है ना, तो ये 3 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पर गुना में तो बराबर उस साइड में जाके भागा में यहाँ से कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर कहता है त्रिभुज ए बी से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C = 90 डिग्री है तो cos A + B का मान है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको पूरे ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। कहता है किसी त्रिभुज में दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है तो cos A + B का आपको मान बताना है। देखिए पहले हम यहाँ से त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इस तरह से मान लीजिए दोस्तों हमारे पर यहाँ पे A है, यहाँ पे C, यहाँ पे B, A B C इस तरह से है दोस्तों। यहाँ पे कोण C जो है हमारा 90 डिग्री है यानी कि समकोण है और आपको cos A + B का मान बताना है। तो देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है, जैसे मैं यहाँ पर देखिए कोण A प्लस में दोस्तों क्या होता है कोण B और प्लस में क्या होता है कोण C। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, आपको हम पहले भी बताए हैं। और देखिए कोण C बराबर हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकालते हैं कोण A प्लस में दोस्तों कोण B बराबर निकालेंगे, कोण C की जगह पर हम 90 डिग्री रख देंगे क्योंकि हमको कोण C 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से कोण A प्लस में कोण B बराबर क्या हो जाएगा 90 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो 180 - 90 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा, यानी कि कोण A प्लस कोण B बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। और यहाँ पर cos
ए प्लस बी का आपको मान बताना था, यानी दोस्तों यहाँ पे कॉस लिख लेंगे और देखिए ए प्लस बी के जगह पर हम कितना 90 डिग्री रख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हम निकाल कर लाए हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, अभी लाए ना मेरे प्यारे बाबू। अब यहाँ पर देखिए कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा पूरे अच्छे तरीके से ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है, 28 नंबर है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको बताना है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो देखिए 144 यहाँ पे लिख लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से यहाँ लगाइए तो कितना 72 टाइम में लगेगा, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 36 दूनी के 72 यानी कि 2 टाइम में लगेगा, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो कितना 18 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 से लगाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब लगाइएगा कितना 3 से तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 कितना है 2 4 है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे 3 कितना हुआ है 3 2 बार है, तो यानी दोस्तों 2 का पावर यहाँ पर कितना देगा 4 हो जाएगा, 3 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको क्या बताना था ये प्रश्न में कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 2 का दोस्तों घातांक कितना है 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 है तथा मसा 2 है तो a का मान है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में प्रत्येक बार पूछा जाता है। देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। पहली संख्या गुने में दोस्तों दूसरी संख्या इक्वल टू में क्या होता है लसा, इक्वल टू होता है लसा, इक्वल टू लसा, गुने में दोस्तों क्या होता है मसा होता है। ठीक है, इस फार्मूला का आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुने मसा होता है। तो देखिए कहते 2 संख्याओं दिया है, यहाँ पर a दिया हुआ 18, तो मान लेते हैं कि हमारा जो पहली संख्या वो हमारा a है। ठीक है, तो यहाँ पर a लिख दिए और दूसरी संख्या जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ 18, तो यहाँ पर दूसरी संख्या मान लिए कि 18 है। ठीक है, यहाँ पे बराबर लिख लेंगे। देखिए लासा हमारा कितना दिया हुआ 36 दिया हुआ था, यहाँ पर लासा दोस्तों हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे 36 लिख लेंगे। अब मासा यहाँ पर कितना दिया हुआ, मासा यहाँ पर 2 दिया हुआ था, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ से a बराबर हम यहाँ से लिख लेंगे, हमको a का मान निकालना है ना, तो a का मान यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे 36 इंटू में यहाँ पर 2 लिख लेंगे। देखिए 18 गुना था तो बराबर उस साइड इसको भेज देते हैं तो भागा में आ जाएगा, और यहाँ से काटिएगा तो 18 दूनी के 36 और 2 दूनी के 4, यानी दोस्तों a बराबर हमारे यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया। आपको a का मान बताना था, ये बराबर 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो इसके n पदों का योगफल होगा। दोस्तों ये फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो इसके n पदों का दोस्तों योगफल होगा। तो n/2 इंटू दोस्तों 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला होता है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। देखिए आपको बताना है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएँ हैं तो a और b का लसा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ a, b में लिखा हुआ b, c में लिखा हुआ ab और d में लिखा हुआ सी में लिखा दोस्तों a/b और डी में लिखा हुआ AB। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा कमेंट बॉक्स में हमारे जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का दोस्तों इंतजार करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर जो आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक आप दिल से लाइक कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो हर स्टूडेंट का दोस्तों मैथ का प्रॉब्लम हो रहा है अभी का समय में, वो प्रॉब्लम का दोस्तों सोल्व हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं GTM क्लासेस को, तो आप जल्द सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और हर हाल में दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480+ मार्क्स प्राप्त करके माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है और मन से पढ़ाई करना है बाबू, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं करना है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो एक बार समय ज़िंदगी से चला जाता है ना, वो लौट कर कभी भी लाइफ में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा, माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में।